राजधानी जयपुर के गणपति प्लाजा में इन दिनों आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है और यहां पर निजी कंपनी के लॉकर से नकदी और सोना लगातार निकल रहे हैं। अब चर्चा का विषय यह है कि क्या केंद्रीय एजेंसियां इस तरह से किसी व्यक्ति के लॉकर में जांच कर सकती हैं, और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या लॉकर में इस तरह से नकदी या सोना जमा किया जा सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हैं सूरजभान सिंह आमेरा, जो यूं तो बैंक कर्मचारी नेता हैं लेकिन आज हमारे साथ बैंकिंग विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे। एक बड़ा विरोधाभास है आमेरा जी कि एक तरफ तो ये है कि प्राइवेसी होती है कि किसी के वो क्या रख रहा है इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए, वहाँ मैनेजर भी नहीं होता तब वो अपना सामान लॉकर में रखता है तो, और दूसरी तरफ यह है कि आपने एग्रीमेंट में कहा हुआ है कि आप कैश या कोई भी करेंसी नहीं रख सकते। तो ये क्या है इसके बीच का, और यही वजह है कि इसकी वजह से लॉकर का दुरुपयोग होता है। शर्मा जी, आपने वाजिब फरमाया कि बैंकों में लंबे समय से आम जन को, ग्राहकों को अपने नकदी जेवरात और महत्वपूर्ण कागजात को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। लेकिन पिछले कुछ वर्ष से जब देश में आयकर और ईडी की छापेमारी की कार्रवाइयाँ बढ़ी है और ये विभाग आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी हुआ है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को लॉकर्स के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी बैंकों को अब अपने उन सभी ग्राहकों के साथ जिनको लॉकर सुविधा उपलब्ध करवाई हुई है 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट करना होगा, और वो एग्रीमेंट बहुत विस्तृत और व्यापक है। उसमें अनुशासनात्मक दिशा निर्देश भी हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। सुरक्षा की दृष्टि से भी उसमें खुलासा किया हुआ है कि आपका लॉकर में क्या रखा हुआ सामान सुरक्षित है और क्या सामान सुरक्षित नहीं है। बैंक की क्या जवाबदेही होगी और क्या जवाबदेही नहीं होगी, ये भी उसमें लिखा हुआ है। आपने प्रश्न खड़ा किया कि क्या ईडी और आयकर विभाग लॉकर में सेंधमारी कर सकता है या नज़र रख इजाद कर सकता है। तो ये तो बहुत बरसों पुरानी प्रचलित परंपरा और व्यवस्था है कि आयकर विभाग को, ईडी तो अब बहुत ज़्यादा चर्चा में आया है, आम जन के लिए ईडी पहले इतना चर्चा में नहीं था, लेकिन आयकर विभाग से तो बैंक कर्मचारी अधिकारी भी, ग्राहक भी और आमजन भी वाकिफ है। जब कभी भी किसी ग्राहक के संदेहास्पद आर्थिक लेन देन को लेकर जब आयकर विभाग कोई जांच बिठाता है तो सबसे पहले वो उस कंसर्निंग बैंक में जहां उसके लॉकर है उसका पता लगने पर बैंक को नोटिस देकर उनके लॉकर सीज करता है। लेकिन क्या इसमें कोई गोपनीयता के अधिकार बीच में आड़े नहीं आता? अब जो नया एग्रीमेंट साइन किया गया है और जो लॉकर के ऑपरेशन का मैकेनिज्म है और जो एग्रीमेंट साइन किया है उसकी शर्तों में बड़ी कंट्रोवर्सी और द्वंद्व की स्थिति है। बैंक इस बात का लिखित एग्रीमेंट ग्राहक के साथ साइन करवाता है कि आप लॉकर के अंदर किसी भी प्रकार की नकदी नहीं रखेंगे, यानी नकदी रखा जाना निषेध है। आप किसी भी प्रकार का विस्फोटक सामग्री, कारतूस या हथियार इसके अंदर नहीं रखेंगे, वेपन्स इसमें नहीं रखेंगे, या ऐसा कोई भी सामान नहीं रखेंगे जिससे बैंकिंग परिवेश, बैंक के कार्यालय और बैंक के ग्राहकों को, अन्य को असुविधा और परेशानी खड़ी हो सकती है। ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। लेकिन सामान्य रूप से जब लॉकर का परिचालन किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, तो बैंक का संबंधित अधिकारी और ग्राहक दोनों की चाबी से लॉकर खुलता है। लेकिन लॉकर ऑपरेट करवाने के लिए बैंक का संबंधित कर्मचारी नीचे लॉकर रूम में जाकर पहले बैंक की चाबी लगाकर लॉकर को खोलकर और वापस बाहर आ जाता है और ग्राहक को इस बात के लिए प्राइवेसी उपलब्ध कराता है कि वो अपने लॉकर को एकदम एकांत में ऑपरेट करे। लेकिन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। अब परिचालन में वो एकांत में प्राइवेसी के साथ लॉकर को ऑपरेट कर रहा है, तो वो क्या रख रहा है क्या नहीं रख रहा है ये बैंक की जानकारी में नहीं होता। अब मेरा एक और सवाल, क्योंकि ये एग्रीमेंट की कॉपी मेरे पास है, आप देखेंगे कि इसमें साफ ये लिखा हुआ है कि आप कैश नहीं रख सकते इसके अंदर, कैश और करेंसी किसी भी देश की, मतलब किसी भी फॉर्म में आप करेंसी। लेकिन इसमें एक और है कि आप ज्वेलरी और डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। आप मुझे बताइए कि सोना और चांदी
यदि वो गहनों की शेप में नहीं है, बिस्किट या किसी और शेप में है, सिल्ली है, तो क्या ये रखे जा सकते हैं? रखे जा सकते हैं। अगर क्योंकि इसमें सिर्फ एग्रीमेंट में सिर्फ ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी है। बिस्किट, सोने का बिस्किट भी रखा जा सकता है, जहां तक मेरी जानकारी है। चांदी के झाड़ साइज सिक्के ये भी रखे जा सकते हैं। लेकिन कोई विस्फोटक सामग्री, कोई हथियार और भारत देश की या किसी भी अन्य देश की करेंसी के रूप में नकदी को वहां नहीं रखा जा सकता, क्योंकि नकदी रखने के लिए बैंक खाते हैं, बैंक अकाउंट है। बैंक में खाते इसलिए खोले जाते हैं कि आप अपनी नकदी का लेन देन करें, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाएं। तो उन सारे गलत आर्थिक व्यवहारों को या ब्लैक मनी को रोकने के लिए ही ये निषेधात्मक व्यवस्था की गई है कि लॉकर में ब्लैक मनी को ब्लॉक नहीं किया जाए, रुपए को नहीं रखा जाए। एक और बात मैं जानना चाहूँगा आपसे कि यदि ये पता चलता है बैंक को कि ये यहाँ पर इन्होंने नकदी रखी है, तो क्या उसको बैंक खोल सकता है, उस लॉकर को? जिस प्रकार से बैंकिंग कर्मचारी लॉकर को ग्राहक के साथ ऑपरेट करने की स्थापित व्यवस्था है, उसमें तो इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि बैंक को ये पता चले कि आपने इसमें क्या रखा है। लेकिन फिर भी अगर संदेहास्पद स्थिति या संदेहास्पद बॉडी लैंग्वेज या संदेहास्पद आचरण और व्यवहार से बैंक को शक होता है, तो बैंक को टोकना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई हमें ऐसा लग रहा है कि आप इसमें कोई नकदी वगैरह नहीं रखें, आपको नकदी इसमें नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए जो नया एग्रीमेंट साइन किया गया है उसमें लॉकर की सुरक्षा या इंश्योरेंस की दृष्टि से बैंक सिर्फ उस लॉकर के किराए की राशि तक ही जवाबदेह है। उसके पीछे लॉजिक यही है कि बैंक को पता ही नहीं आपने क्या रखा है, इसमें क्या रखा हुआ था। तो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, अग्नि, आग, बाढ़, तूफान या लॉकर को नुकसान पहुंचने की स्थिति में बैंक की आर्थिक जवाबदेही सिर्फ उसके किराए की राशि तक ही है। ये प्रावधान भी इस नए एग्रीमेंट में किया गया है। अच्छा, एक और सवाल है कि क्या जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनके लॉकर हैं, कोऑपरेटिव बैंकों के भी लॉकर हैं, और ये निजी कंपनियों के लॉकर्स हैं, इनके और इनकी नियमावली में, इनके प्रावधानों में और बैंकों के प्रावधानों में कुछ अंतर है? चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे सार्वजनिक बैंक हो, चाहे ग्रामीण बैंक हो, सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग लाइसेंस के तहत बैंकिंग व्यवहार करते हैं। और बैंकिंग लाइसेंस के तहत, कंपनियों के जो लॉकर हैं, बैंकिंग लाइसेंस के तहत जिन बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस मिले हुए हैं, सबके लिए आर्थिक अनुशासन, डायरेक्शन, निर्देश लॉकर के लिए समान रूप से एकरूप है। उनमें किसी बैंकिंग सेक्टर में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जहां तक आपने निजी कंपनी का प्रश्न खड़ा किया, अगर निजी कंपनी भी ने भी लॉकर के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस ले रखा है, तो मेरा ये स्पष्ट मानना है, मेरा पूरा विश्वास है कि उनके लिए भी वही नियम और निर्देश जारी किए हुए होंगे जो एक बैंकिंग संस्थान के लिए किए हुए हैं। क्योंकि संस्थान बदल जाने से लॉकर की उपयोगिता नहीं बदल सकती, या लॉकर को किसी ब्लैक मनी को रखने के लिए या भारतीय विधान या संविधान या आईपीसी, सीआरपीसी की अवहेलना करते हुए कोई व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए उनको भी वही निर्देश जारी किए हुए होंगे। अगर आप जैसा बता रहे हैं कि जयपुर में किसी संस्थान के निजी लॉकरों में छापे की कार्रवाई के दौरान अगर नकदी बरामद हो रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उस संस्था की भी जवाबदेही बनती होगी, उस संस्था के प्रति भी ये बात कई जिम्मेदारी तय होगी। लेकिन अगर किसी बैंक के लॉकर में भी कोई नकदी रख जाए और ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई हो और उसमें अगर नकदी निकले, तो बैंक उसमें क्या कर सकता है? क्योंकि बैंक को तो पता नहीं है ना इसमें क्या रख रहे हैं। तो व्यक्तिगत रूप से वही व्यक्ति जिम्मेदार होगा जिसने एग्रीमेंट की अवहेलना करते हुए लॉकर का व्यवहार किया, लॉकर के अंदर वो चीज रखी है जिसके ऊपर वो। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई शिथिलता, कोई लकुना कुछ ऐसा है कि ज़्यादातर ब्लैक मनी को रखने के लिए निजी कंपनियों के लॉकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, उनकी बजाय। स्वाभाविक रूप से बैंक एक विश्वास का नाम है। बैंकों का समाज और देश में, आम नागरिक में, आम जनता में इस बात का विश्वास है कि बैंक में गलत लेन देन, गलत व्यवहार, गलत ट्रांजैक्शन, नियमों की अनदेखी, नियमों की अवहेलना, कानून को नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए वो इस तरह की हिमाकत या नहीं कर पाते हैं, प्रयास नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई बैंक के लॉकर में भी रख कर जा रहा है,
तो इसमें बैंक को तो पता होता नहीं है कि लॉकर में क्या रख रहा है, लेकिन आपका सामान्य रूप से मानना उचित है कि ऐसे व्यवहार और ऐसे ट्रांजैक्शन निजी लॉकर्स में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं या निजी लॉकर्स में ज़्यादा उपलब्ध हो रहे हैं, क्योंकि लोगों की आम धारणा है कि निजी क्षेत्र का लॉकर है तो कोई सख्ती या कानूनी प्रतिबंध या ईडी या इनकम टैक्स की नज़र में नहीं होगा, साथ ज़्यादातर कार्रवाइयाँ बैंकों में ही होती होगी, ऐसा लोगों का मानना रहा होगा। एक आपने भी ये बात कही थी शुरुआत में कि पहले बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट होते नहीं थे। जो लोग कई बार तो ग्राहकों को जो बैंकों की ओर से ऑफर मिलते थे कि आप यहाँ अकाउंट खुलाइए, आप यहाँ लॉकर की सुविधा भी आपको मिलेगी, अभी ये एग्रीमेंट होने लगा है। तो क्या इसकी वजह ये भी है कि लॉकर्स का गलत इस्तेमाल किया जाने लगा है या इस्तेमाल बढ़ गया है या खुलासा होने लगा है, ये एक कारण हो सकता है? पिछले वर्षों से हम सभी देखते हुए आ रहे हैं कि आयकर और ईडी की कार्रवाई में लॉकर सीज किया जाना एक आवश्यक कार्रवाई का अंग है, और जब लॉकर सीज होकर लॉकर खोले जाते हैं तो उसके अंदर जो बरामदगी होती है और जो निकलता है वो भी जग जाहिर है। उसके बाद भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ने इस बात का निर्णय लिया कि एक एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। आज से पहले कोई एग्रीमेंट बैंक और ग्राहक के बीच में साइन नहीं होता था। अब एक एग्रीमेंट साइन होने लगा जो बहुत विस्तृत 20-22 पेज का एग्रीमेंट है, जिसके अंदर एक एक बात का खुलासा किया गया है, जिसके अंदर जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की गई है, ग्राहक की, बैंक की भी जिम्मेदारी तय की गई है। तो ये इसीलिए आवश्यक हो गया कि जब आए दिन कार्रवाई के दौरान लॉकर्स में से बंडल के बंडल, गड्डियाँ की गड्डियाँ, भारी मात्रा में करोड़ों रुपए की राशि निकलने लगी, तो इस बात के लिए लोगों को डिस्करेज किया जाए, लोगों को कानूनी रूप से बांधा जाए, और जब कोई कार्रवाई होती है और लॉकर में से वो निकलती है तो वो भी एक अपराध बन जाता है कि आपने बैंक की रेगुलेशन एक्ट की अवहेलना की, बीच ऑफ कॉन्टैक्ट किया बैंक के साथ। तो ये इसीलिए से इस एग्रीमेंट की आवश्यकता भारतीय रिजर्व बैंक को महसूस हुई कि एक स्वच्छ और साफ सुथरी व्यवस्था कायम करने के लिए लॉकर एग्रीमेंट सभी बैंक साइन करवाएं। इसलिए बैंक अपने सभी लॉकर ग्राहकों को चिट्ठियां लिख लिख कर बुला रहे हैं, इस बात के लिए पाबंद कर रहे हैं, और एक अभियान चलाकर सभी लॉकर ग्राहकों के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है। लेकिन जब एनबीएफसी को ही लॉकर खोलने की परमिशन नहीं है तो निजी कंपनियों को ये कोई पुराने लाइसेंसिंग है या क्या है? इनको कब ये लाइसेंस मिलेगा? ये बहुत एक विचारणीय प्रश्न है कि आप जब कह रहे हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिनको एक लाइसेंस के तहत बैंकिंग कारोबार और लेन देन का काम अधिकार मिलता है, अगर उनको लॉकर की अनुमति नहीं है तो क्यों और कैसे भारतीय रिजर्व बैंक ने या किसी भी एनफोर्समेंट एजेंसी ने इनको लॉकर ऑपरेट करने का अधिकार दिया हुआ है? ये फिर से विचारणीय हो गया है कि इस व्यवस्था पर, इस समीक्षा पर पुनर्विचार किया जाए और क्या इनको लाइसेंस जारी रखे जाने चाहिए या लाइसेंस बंद कर देने चाहिए। मैं तो कहता हूं जब देश में पर्याप्त रूप से बैंकिंग व्यवस्था उपलब्ध है और बैंकों में लॉकर्स भारी मात्रा में उपलब्ध हैं तो ये अलग से एक ऐसी निजी व्यवस्था को खोले जाना उचित नहीं है। लेकिन देश में निजीकरण का माहौल चल रहा है, सार्वजनिक बैंकों भी निजीकरण करने की सरकार की नीति है, सरकार निजीकरण को प्रोत्साहित करना चाहती है। लेकिन निजीकरण और विश्वास, निजीकरण और जवाबदेही, निजीकरण और पारदर्शिता, निजीकरण और अकाउंटेबिलिटी, ये कंट्रोवर्शियल स्थिति है जिस पर सरकार को, रिजर्व बैंक को, एनफोर्समेंट एजेंसियों को विचार करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। अमीरा जी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कई उपयोगी जानकारियां आपने दी हैं, लेकिन अभी बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं और इसमें जो लॉकर से संबंधित तमाम सवाल हैं जो आम और खास जानना चाहता है उनके ताले खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अमीरा जी मौजूद है। अमीरा जी, एक बड़ा मामला है कि 1100 लॉकर थे गणपति प्लाजा में, उनमें से 540 लॉकर तो नॉन ऑपरेटेड है काफ़ी समय से। ऐसी स्थिति में जिनके मालिकों का ही पता नहीं है, तो ऐसे इनका मालिक कौन फिर? इन ऑपरेटिव लॉकर्स और इन ऑपरेटिव बैंकिंग अकाउंट्स एक आम समस्या है बैंकिंग सेक्टर की। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि गणपति प्लाजा में लंबे समय से लॉकर इन ऑपरेटिव हैं, तो इन ऑपरेटिव तो हो सकते हैं। इन ऑपरेटिव उन्हें कहते हैं जिनमें फ्रीक्वेंटली या तीज त्यौहार या शादी ब्याह के सावों के अवसर पर भी उनमें व्यवहार नहीं हो रहा है, लॉकर ऑपरेट नहीं हो रहा है, न कुछ रखा जा रहा है न कुछ निकाला जा रहा है और लंबी अवधि से वो बंद हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि लॉकर के मालिक का पता नहीं हो, ये तो बात विश्वसनीय नहीं है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को किसी निजी कंपनी ने भी लॉकर अलॉट किया है तो उसका रिकॉर्ड तो उनके पास ही है, क्योंकि लॉकर कोई धर्मादा खाते में तो दिया गया नहीं है। लॉकर देने के बदले उसका किराया भी तय हुआ है।
लॉकर देने के बदले कोई डिपॉजिट भी सिक्योरिटी के रूप में ली गई होगी। जैसे आमतौर पर बैंक्स लॉकर की साइज के हिसाब से एफडीआर लेते हैं, और उस एफडीआर के पीछे भी उद्देश्य यही होता है कि अगर लंबे अवधि तक कोई लॉकर को ऑपरेट करने नहीं आए और किराया भी नहीं दे, तो बैंक उस एफडीआर के ब्याज पर या उस एफडीआर की राशि से अपना लॉकर किराया वसूल कर सकती है। लेकिन उसमें किराया वसूल वो एफडीआर से कर सकती है बैंक, लेकिन लॉकर तो नहीं खोलती। अभी व्यवस्था हुई है कि आप एफडी लेते हैं 25,000 के करीब आजकल लेने लगे हैं बैंक, लेकिन वो लॉकर नहीं खोलते, उनके पास उसका रेंट आ रहा है, वो उसका बैंक का केवल कंसर्न अपने किराए से है। बिल्कुल आपने सही कहा, बैंक का प्राथमिक उद्देश्य लॉकर का किराया मिलता रहे और नॉन फंड इनकम के रूप में लॉकर रेंट का इनकम होती रहे, इसलिए लॉकर की साइज के हिसाब से 30,000, 60,000, 1 लाख अलग अलग बैंक के अलग अलग एफडीआर रखे जाने की व्यवस्था है। लेकिन लॉकर ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा है ये बैंक का कंसर्न नहीं है। मेरे हिसाब से जो एग्रीमेंट, अब नए एग्रीमेंट साइन करवाए जा रहे हैं, उसमें भी इस बात का कहीं ना कोई प्रावधान है कि अगर बहुत लंबे समय तक लॉकर ऑपरेट रहता है तो कस्टमर को सूचना दी जाकर और उस लॉकर के ऑपरेशन के बारे में कहा जा सकता है। लेकिन जो एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं उनको तो ये अधिकार है कि वो नोटिस देकर बैंक को लॉकर को पाबंद करके संबंधित ग्राहक को बुलाकर, नहीं आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भी उस लॉकर को खोल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या आयकर और ईडी, सीधा मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि इसमें नोटिस नहीं दिए गए या नोटिस देना बहुत ज़रूरी है, नोटिस देने के बाद ही ये तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो कार्रवाई कर सकती है या बिना नोटिस दिए भी कर सकती है? एक नेचुरल जस्टिस का विधान है, प्रावधान है, और एक सामान्य नियम है कि किसी के भी खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ये आइडेंटिफाई हो गया कि एक्स का अकाउंट है, एक्स का लॉकर है, फलाने बैंक में है, तो जब सब कुछ पता है, जिसके घर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है, तो एनफोर्समेंट एजेंसियां उसको सूचित करना अपना एक नियम समझती है, एक सामान्य व्यवहार समझती है कि आपके इस बैंक में लॉकर है, वो लॉकर खोले जाएंगे। अगर वो उपस्थित होते हैं तो ठीक, नहीं होते हैं तो भी एजेंसियां लॉकर को। लेकिन अगर पहले नोटिस दे दिया और उसमें ब्लैक मनी है और इस कैश है तो वो तो निकाल के उसको खुर्द-बुर्द कर सकते हैं। इन्फोर्समेंट एजेंसियां कार्रवाई करने के साथ एनफोर्समेंट एजेंसियां कार्रवाई करने के साथ ही लॉकर सीज करती है। बैंक को नोटिस देकर बैंक को इस बात के लिए पाबंद करती है कि इस व्यक्ति के ये लॉकर आपकी बैंक में है और आप इन लॉकर्स को आप ऑपरेट नहीं करेंगे। कुल मिला के कार्रवाई वो शुरू कर सकते हैं, पहले वो सीज कर देते हैं उसे और सीलिंग के बाद में ही उनको फिर वो नोटिस देते हैं, लेकिन वो उसको अपने कब्जे में तो ले ही लेती हैं। बिल्कुल कब्जे में। अब मैं आपको एक और सवाल मैं करना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा मामला आया कि जो आप कह रहे थे कि रिकॉर्ड, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो होगा, किसी ने पहली बार किसी ने तो लॉकर खुलवाया होगा, तो नाम पता कुछ तो दिया होगा, उन नाम पते पर वो व्यक्ति, अब अगर उसका पता किया गया है तो वो व्यक्ति वहाँ है नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये कब कहाँ रहता था, ये था या नहीं रहता था, ये गलत एड्रेस था, तो ऐसी परिस्थिति में उस लॉकर का मालिक कौन? देखो, अब केवाईसी का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी वित्तीय ट्रांजैक्शन, वित्तीय व्यवहार, बैंक खाता खुलाना, किसी भी तरह का इस तरह का व्यवहार करने में केवाईसी पैरामीटर्स बहुत सख्ती से लागू किए गए हैं और सभी संस्थान, बैंकिंग सेक्टरों को, निजी को भी ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप अगर केवाईसी पूरे नहीं किए हुए हैं तो केवाईसी पूरी करें, और केवाईसी पूरी की जा रही है और की गई है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई बहुत पुराना लॉकर है, लेकिन फिर भी लॉकर किसी व्यक्ति को तो अलॉट किया गया था, आपके पास रिकॉर्ड भी उपलब्ध है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब वहाँ कोई रहता नहीं है, वहाँ कोई उपलब्ध नहीं है। कोई बहुत पुराना नहीं, 540 ये नॉन एक्टिव लॉकर हैं गणपति प्लाजा में अकेले। जहाँ तक गणपति प्लाजा एक निजी एजेंसी का सवाल है, डेफिनेटली उनके पास रिकॉर्ड होगा कि लॉकर किसके हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई धर्मादय में और गुमनामी में तो लॉकर अलॉट होते नहीं है, और एजेंसी जब उस निजी संस्थान जो भी इस कारोबार और व्यवसाय को लॉकर के कर रहा है, उनसे जब पूछेंगे तो उनको बताना भी पड़ेगा कि लॉकर किस किस के हैं, किसको अलॉट किए गए। कोई लॉकर की एजेंसी की सुविधा के रूप में कोई स्विस बैंक जैसी सुविधा तो भारत में शुरू नहीं हुई है कि आपकी सारी सूचनाओं को गोपनीय रखा जाएगा और ये बताया नहीं जाएगा ये खाता किसका, पाने वाले भी श्रीनाथ जी और देने वाले भी श्रीनाथ जी, इसलिए ये बात जमती नहीं है। अच्छा, एक और मामला आया सामने कि बच्चे हैं किसी के, वो बच्चों से उनकी बनती नहीं माता पिता की, और माता पिता का देहांत हो गया, उन्होंने नॉमिनी भी नहीं बनाया अपने बच्चे को, और अब उनके नाम से वो लॉकर था,
तो उस लॉकर के क्या वो बच्चे हकदार हो सकते हैं उनके? देखिए, वैसे तो केवाईसी में नॉमिनी का लिखा जाना और नॉमिनी का होना बहुत ज़रूरी है, और हर समझदार व्यक्ति केवाईसी पुराना पैरामीटर लॉकर में है और नॉमिनी उन्होंने कोई बनाया नहीं, और कोई केवाईसी हुई पुराना नहीं। लॉकर है और उसमें उन्होंने नॉमिनी नहीं लिखा, तो ऐसे बहुत सारे बैंक अकाउंट भी बैंक के सामने आते हैं। बहुत सारी एफडीआर भी ऐसी बैंक के सामने आती है जो पुराने हैं और उसमें नॉमिनी नहीं लिखा हुआ है। तो उत्तराधिकारी का एक नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल नियम है हमारे यहाँ कि पति की वाइफ होती है। अब आपको पति पत्नी दोनों ही मर गए, जैसा कि कोरोना और कोविड काल में ऐसा हुआ है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही मर गए, तो उनकी जितनी भी संतान है वो एक उसका प्रोसीजर है, एक डीड है, एग्रीमेंट है, बैंक के पास उपलब्ध है। वो सारी कार्रवाई उन संतानों को भरकर देनी पड़ती है। सब एक साथ आकर बैंक में उनको उपस्थित होना पड़ता है, सब उसमें अपनी उस डिक्लेरेशन को देते हैं, उसके बाद ही उसका निपटारा होता है। तो यानी जीते जी यदि वो जिन बच्चों को वो नहीं देना चाहते थे, जो संपत्ति या जो भी उनका कैश या गहने हैं, लेकिन उसके बाद में उनके जाने के बाद उनको मिल सकती है वो। ये तो हमारी एक सामाजिक व्यवस्था की खूबसूरती है, जिसका ही दुष्प्रभाव है कि संतानें नालायक और निकम्मी हो रही है और माँ बापों की सेवा नहीं कर रही है और माँ बापों को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। फिर भी उसके बावजूद अगर माँ बाप ने अपनी कोई डीड नहीं लिखी है, कोई विल नहीं लिखी है, कोई ऐसा डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ा है कि हमारे बाद हमारी प्रॉपर्टी का हकदार कौन होगा, तो उस नालायक और कपूत को ही वो प्रॉपर्टी मिलती है। लेकिन आपने ये जो एग्रीमेंट वाली बात की है, ये एग्रीमेंट आपको लगता है कि ये पर्याप्त है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये केवल एग्रीमेंट करने के बाद में ये तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ अभी भी जो गोपनीयता का एक मामला है कि आप बैंक मैनेजर वहाँ जाता है, लॉकर की एक चाबी लगाता है, फिर वो वापस आ जाता है, वहाँ पर्दा लग जाता है, दूसरा कोई और भी नहीं होता, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं होते। ऐसी स्थिति में आपने केवल एग्रीमेंट, ये औपचारिकता महज बनकर नहीं रह जाती कि उसमें वो क्या रख रहा है, या अवैध जो भी उस करेंसी रख सकता है, आर्म्स रख सकता है, कुछ भी रख सकता है, लेकिन ये आप इसको कैसे रोकेंगे? शर्मा जी, आपका ये कहना बिल्कुल 100% सही है कि एग्रीमेंट का जो प्रावधान है और जो एक्चुअल में जब एनफोर्समेंट एजेंसियों की कार्रवाई से परिणाम निकल कर आते हैं तो बड़ी विरोधाभासी स्थिति है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि देश में डॉक्यूमेंट्स में सेल्फ डिक्लेरेशन का सिस्टम लागू हुआ है कि आप अपने दस्तावेज जो पेश कर रहे हैं वो सही है नहीं है, उसके लिए आप स्वयं प्रमाणित करते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं, और दोषी गलत पाए जाने पर आप स्वयं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। मैं समझता हूँ सेल्फ डिसिप्लिन और एक जिम्मेदार नागरिक की अपेक्षा रखते हुए शायद ये व्यवस्था की गई है कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जब वो एग्रीमेंट बैंक के साथ साइन कर रहा है 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, और जिसमें वो लिख रहा है कि मैं इसमें नकदी नहीं रखूंगा, मैं इसमें वेपन्स, हथियार या ऐसी कोई विस्फोटक सामग्री नहीं रखूंगा, और उसके बावजूद वो रखता है, तो इसका मतलब वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वो देश के कानून में विश्वास नहीं रखता, देश के कानून को तोड़ना चाहता है, तो उसकी सजा का वो हकदार है, फिर उसके लिए वो दंडित भी किया जाएगा अगर उसके रिजल्ट सामने आएंगे तो। लेकिन अभी तक बैंक कस्टमर की हर तरह की गोपनीयता मेंटेन करता है, उनके खातों की भी गोपनीयता मेंटेन करता है, किसी अन्य व्यक्ति को किसी के खाते की जानकारी नहीं देता है। इसी तरह ये लॉकर की भी एक कार्रवाई उसी के तहत रखी गई है। लेकिन आपका प्रश्न बहुत वाजिब है कि जब बैंक को ये पता नहीं होता कि क्या रखे जा रहा है, क्या लिख कर जा रहा है, तो सिर्फ ग्राहक पर ये सारी चीज़ें छोड़ देना शायद ये भविष्य के लिए एक प्रश्न है, और भविष्य में इस पर कोई जब बहुत ज़्यादा कार्रवाइयों में इससे परिणाम गैर जिम्मेदार ग्राहकों के और गैर जिम्मेदार नागरिकों के रूप में उजागर होंगे, तो भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय कुछ सोचेगा, विचार करेगा। एक दिलचस्प मामला भी इस तरह का आया था कि एक महिला ने ऐसे ही अपने कैश लॉकर में रखा, उस लॉकर में कोई दीमक लगी थी और बहुत सारा उसके नोट खराब हो गए, उसने बाद में बैंक को क्लेम किया, तो क्या उसका क्लेम बनता है? ना ना ना, क्लेम बिल्कुल नहीं बनता है। उसने तो बल्कि बीच ऑफ कॉन्टेक्ट किया है। लॉकर की सुविधा नकदी रखने के लिए नहीं है, लॉकर की सुविधा जेवरात रखने के लिए है, लॉकर की सुविधा कोई बहुत आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनको रखने के लिए है। अगर उसने उसमें नकदी रखी और दीमक उसको खा गई तो उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, खुद ही दोषी है। बैंक उसका आरोप ये भी है कि ये नोट कागज़ के नोट थे, अगर ये दस्तावेज भी है ना, इनके साथ दस्तावेज भी है, तो वो भी खराब हो जाते। तो ये तो इनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही तो लॉकर में रखे जाते हैं कि यहाँ सुरक्षित है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, प्रश्न बहुत वाजिब है कि सुरक्षा, तो सुरक्षा दीमक से सुविधा, सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा नहीं है। वो इस बात की सुरक्षा है कि जो आप अमानत रख के जा रहे हैं वो अमानत यहाँ सुरक्षित रहेगी। लेकिन अब उसने क्या डॉक्यूमेंट रखे थे, और जब वो डॉक्यूमेंट खुद रख के गई थी तो उसमें दीमक लगी हुई थी या नहीं लगी हुई थी।
लॉकर को ऑपरेट ग्राहक करता है, ग्राहक ही उसमें रखता है, निकालता है। तो दीमक होने और नहीं होने की संभावनाओं का कारण भी ग्राहक का ही सामान है, ग्राहक क्या चीज़ रख के गया, क्या निकाल के गया। बाकी बैंक के सारे लॉकर्स में, स्ट्रॉन्ग रूम में दीमक लग जाए तो बात समझ में आती है कि बैंक के प्रीमाइसेस में ही दीमक का प्रकोप हो गया है। लेकिन एक पर्टिकुलर लॉकर में अगर दीमक मिली है तो ये तो कारण बनता है कि वो खुद जो रख के गई थी उस समय उसमें दीमक थी। तो यहाँ हमारे साथ में बातचीत की आमिरा जी ने, और इसमें कई सारी उपयोगी इन्होंने जानकारियाँ दी, और ख़ास तौर से ऐसे लोगों के लिए जो कैश या घोषित जो संपत्ति है या काला धन है उसको अगर लॉकर में रखते हैं तो आप संभल जाइए, क्योंकि लॉकर में भी आपकी इस तरह की संपत्ति सुरक्षित नहीं है। आप देखते रहिए समाचार प्लस।